नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। और मैं हूं पीसी पंत। साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी की ऑनलाइन क्लास, जिसमें आपको यूके ट्रिपल एससी की तर्ज पर हिंदी के चैप्टर वाइज चैप्टर एक एक चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे। और आज हमारी पहली क्लास है हिंदी की। जो लोग जुड़े हुए हैं या फिर और भी जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ऑनलाइन क्लास होगी। प्रतिदिन आपको एक क्लास मिलेगी, जिसको कि जो है आप वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। आप इससे अपने नोट्स बना सकते हैं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आज के समय में बड़े ही मॉडरेट तरीके से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो हमने उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें हिंदी की क्लास आपके लिए पहली क्लास यह बनाई हुई है, और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग उत्तराखंड की यह क्लास। चलिए, सर्वप्रथम साथियों, जो हमारा हिंदी का पहला लेसन है वह हिंदी भाषा से संबंधित है। हिंदी भाषा से जो पहला लेसन है, उस लेसन का नाम है हिंदी भाषा का विकास। ध्यान से देखिएगा, हिंदी भाषा का विकास। साथियों, मैं इस चैप्टर को क्यों आपको बता रहा हूँ, पहले आप इसको समझिए। क्योंकि दोस्तों, पिछले पेपरों में यह देखा गया है कि इस चैप्टर से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी साहित्य के विकास से। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ सबसे पहले, कि एक होता है हिंदी साहित्य का विकास, एक होता है हिंदी भाषा का विकास। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हिंदी भाषा ने डेवलप किया, ग्रोथ किया, हिंदी भाषा का विकास किस तरीके से हुआ। तो सर्वप्रथम साथियों, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं और आपकी जो पुस्तक है सामान्य पुस्तक हिंदी लुसेंट की, उसमें भी यह पहला चैप्टर है। तो आप जब भी पढ़ते हैं तो मैं आपके लिए जो अपने हैंडराइटिंग के नोट्स लेकर के आया हूँ, इसी से आपको बता रहा हूँ। तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हों, आपको यह करना चाहिए कि आप अपने पेन और कॉपी लेकर के नोट्स बनाएं, ठीक है। और यहाँ से चीज़ों को एक एक चीज़ आपकी क्लियर की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि जब हिंदी भाषा का विकास की हम बात करते हैं तो हमें सर्वप्रथम इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आप कहेंगे कि इस चीज़ को क्यों ध्यान में रखना है, मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले देखिए, संस्कृत के बाद आया पाली, पाली के बाद आया प्राकृत, प्राकृत के बाद आया अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद है अवहट्ट, अवहट्ट के बाद है हिंदी। अब आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि सर इसकी आवश्यकता क्या है एग्ज़ाम में। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। मेरे जो पिछले एग्ज़ामों का अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम बताइए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हिंदी भाषा के विकास के सही क्रम की बात करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में इस तरीके से मिलेगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक तरीके से आपका इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको के लिए इसको मेंशन किया है, ठीक है। तो सर्वप्रथम जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो ये पहली श्रेणी है, पहला बेस है जो आपको सीखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे जनरेट होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी की आदि जननी भाषा क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आदि जननी भाषा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन आएगा कि हिंदी की आदि जननी भाषा क्या है, तो होता क्या है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी की आदि जननी भाषा क्या है, और छात्र कंफ्यूज होकर के अवहट्ट या फिर अपभ्रंश को सही कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर होगा कि हिंदी की आदि जननी भाषा है संस्कृत। तो संस्कृत जो है वो हिंदी की आदि जननी भाषा है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहली भाषा कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत से पाली का विकास हुआ, पाली से प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी। क्या होता है यह अपभ्रंश, क्या होता है अवहट्ट, हम इसकी चर्चा आज विस्तार पूर्वक करेंगे। तो दोस्तों देखिए, मेरा जो मकसद है वो यह है कि अगर एक तरीके का क्वेश्चन यह बनता है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत ऐसे आपको पूछा जाएगा, जैसे कि हम देखते थे 2012 से लेकर के 2016 तक के पेपरों में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखे गए हैं।
या फिर पूछा जाएगा कि हिंदी की आदिजन्य भाषा क्या है, तो आपका आंसर होगा संस्कृत। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन देखा जाता है, आपकी बुक में जो अभ्यास है वहाँ पर भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का एक क्वेश्चन दिखता है कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आदिजननी नहीं पूछा है, बल्कि पूछा है कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है। तब जो है ऑप्शन में आपका होगा या तो अपभ्रंश ऑप्शन में होगा या होगा अवहट्ट। अगर अवहट्ट ऑप्शन में होता है तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, अवहट्ट से हुआ। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि अवहट्ट को ऑप्शन में देता ही नहीं है, बल्कि आपको ऑप्शन में दे देता है सौरसेनी अपभ्रंश। इस तरीके से सौरसेनी अपभ्रंश, ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, या आपके पुस्तक में भी है ये टॉपिक कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है। हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सौरसेनी अपभ्रंश से। अवहट्ट को वहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं जाता है। यदि अवहट्ट भी दिया जाए और अपभ्रंश भी दिया जाए, क्योंकि आप एक छात्र हैं, आपको ऐसा सोचने का अधिकार है, तो आप फिर ऑप्शन में अवहट्ट को ही सही करेंगे। अब क्या है अपभ्रंश, क्या है अवहट्ट, हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि पाली के बाद प्राकृत भाषा का विकास हुआ। प्राकृत अब इस तरीके से हुआ कि अपभ्रंश मतलब होता है कि टूटी फूटी, यानी जो भाषा है उसका जो है टूटा फूटा रूप सामने आ गया। तो वहाँ से लेकर के, प्राकृत से लेकर के जो है हिंदी तक का सफ़र रहा, तो उसके बीच में जो समय आया उसको कहा गया अपभ्रंश काल। यानी शब्द जो है टूट टूट करके कुछ और बन गए, उनको कहा जाता है अपभ्रंश। कभी आपको पूछा जाएगा अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे टूटा हुआ, ठीक है। अवहट्ट किसे कहा जाता है, अवहट्ट कहा जाता है कि हिंदी से जस्ट पहले का समय, यानी अब टूटी फूटी हिंदी प्रयोग की जाने लग गई, तो उसको कहा गया अवहट्ट। यानी अब आपको अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, तो आप कहेंगे सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। तो इस पोर्शन को जो ये पूरा एक था, इसको कहा गया सौरसेनी अपभ्रंश। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यदि अवहट्ट ऑप्शन में होता है तो वो भी आपका सही उत्तर होगा, और दोनों ऑप्शन में होते हैं तो आप अवहट्ट को ही सही करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है, गुंडगाम वैशाली में, आपको पता होना चाहिए। और फिर यदि हम बात करें किस जो है, अच्छा, महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक है। कुंडगाम वैशाली में जो जन्म हुआ था वो महावीर स्वामी का हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें प्रवर्तक थे, और उन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे, ठीक है। तो यानी पाली भाषा में जो उपदेश दिए वो महात्मा बुद्ध ने दिए, और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए पाली भाषा में, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाएगा, यदि पूछा जाएगा कि हिंदी की आदिजन्य भाषा क्या है, संस्कृत। यदि हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ, तो सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने जैसे कि मेंशन कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संस्कृत भाषा को हिंदी की आदिजन्य भाषा कहा जाता है। बिल्कुल जो मैं आपसे बात कर रहा था। उसके बाद दूसरा आप यहाँ पर टॉपिक देखिए, परंतु हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। बिल्कुल सही, ये दोनों नोट करने की चीज़ें हैं दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल रूट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जड़ से, तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये क्वेश्चन सरल है, कठिन है, हमें प्रॉपर रिविजन करके जाना चाहिए। एग्ज़ाम में एक छोटा क्वेश्चन भी, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं स्वयं एग्ज़ाम देता हूं और मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, अनुभव किया है कि अगर रिवीजन नहीं हो, अगर प्रॉपर आपकी तैयारी नहीं हो, तो निश्चित तौर पर सरल से सरल क्वेश्चन भी आप गलत कर देते हैं। कई बार आप ऐसा क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं जो आप दूसरों को बताते हैं, लेकिन आपका रिवीजन नहीं होने के कारण आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए आगे आप देखिए, ध्यान से सुनिए। अगला जो मैंने आपके लिए टॉपिक रखा है वो क्या रखा है, सुनिए ध्यान से, कि भारत की पहली देश भाषा। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि भारत की पहली देश भाषा क्या थी। तो वो देश भाषा की बात कर रहा है, पहली भाषा की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर शब्द छिपा हुआ देखिए, देश शब्द, ठीक है, देश भाषा। तो कभी भी पूछा जाएगा भारत की पहली देश भाषा क्या थी, तो साथियों आप कहेंगे पाली, क्योंकि पाली में ही जो है
महात्मा बुद्ध ने पहली बार बौद्ध धर्म के उपदेश दिए थे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन आपके लिए है यानी टॉपिक है, आप क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। अपभ्रंश का विकास 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ था। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हम अगर बात करें कि वहाँ से पाली से लेकर के हिंदी तक का जो सफ़र है, तो उसको अगर हम समझें, तो अगर हम कहें कि अपभ्रंश का विकास कब हुआ, तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य में। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व हुआ था। यानी ईस्वी से 563 ईसा पूर्व, यानी ईस्वी से 563 वर्ष पहले हुआ था। और ये हम बात कब कर रहे हैं, 500 ईस्वी, यानी 500 ये हो गए, 500 हो गए, यानी 1000 साल तक वो सिस्टम चला। क्या सिस्टम चला 1000 साल तक? संस्कृत चला, पाली चला, प्राकृत चला, फिर अपभ्रंश काल जो आया दोस्तों, वो आया 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश वगैरह थे या उनका जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व था। ईसा पूर्व मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से भी पहले, और ईसा मसीह के जन्म के बाद 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का जो पीरियड है वो है हमारा अपभ्रंश का काल। तो दोस्तों, अपभ्रंश काल में एक बहुत ही महान कवि हुए थे और जिनका नाम था स्वयंभू। तो इनको कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, यूपी, बिहार, राजस्थान, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश काल का सबसे बड़ा कवि कौन था, वो थे जो है स्वयंभू। और कभी कभी दोस्तों इनकी रचना पूछ लेगा स्वयंभू की, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनकी रचना का नाम है पदऊ चरऊ। पदऊ चरऊ आप नोट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो इनकी एक रचना थी पदऊ चरऊ, जो अपभ्रंश काल में रचना इनकी आई थी। तो अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि सर ने संस्कृत भी बताया, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अब ये अवहट्ट कौन सी खेत की मूली है? अब मैं आपको बताता हूँ अवहट्ट क्या था। दोस्तों, अभी जब आपको मैंने बताया था कि मैंने कहा था कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का पीरियड कहलाया अपभ्रंश है। अब लेकिन 800 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच का पीरियड, यानी 200 साल पीरियड जो था, उस पीरियड को कहा गया है अवहट्ट। अब आपका जो मन में डाउट था कि यह अवहट्ट क्या था, वो अब आप समझ जाओगे। वो ये था कि अगर हम समझें इस अवहट्ट काल को भी पूरा, तो ये भी अपने आप में एक अपभ्रंश ही है, क्योंकि मैं स्वयं बोल रहा हूँ आपसे कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का समय क्या है, वो है अपभ्रंश काल। फिर मैं आपसे ये भी बोल रहा हूँ कि 800 से लेकर 1000 का पीरियड क्या है, वो है आपका अवहट्ट। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ, तो आप अवहट्ट नहीं कहेंगे बल्कि सौरसेनी अपभ्रंश कहेंगे, क्योंकि अपभ्रंश के अंदर ही अवहट्ट छिपा हुआ है। अब आप कहेंगे अवहट्ट क्या हुआ? अवहट्ट का मतलब हुआ कि जैसे भाषा टूटी फूटी भाषा बनी और फिर उसने हिंदी का लगभग रूप ले लिया, लेकिन वो पूर्ण रूप से हिंदी नहीं कहलाई थी। ठीक है, हिंदी उसको कब से कहा गया? 1000 ईस्वी से। कभी आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि हिंदी का विकास कब से माना जाता है, तो हिंदी का विकास, जो हिंदी भाषा आपके सामने आई, वो 1000 ईस्वी से आई। और आपको पता भी होना चाहिए दोस्तों कि 1000 ईस्वी के बाद धीरे धीरे करके भारत में क्या हुआ कि जो अरब मुस्लिम थे, धीरे धीरे उन लोगों का आक्रमण शुरू हो गया। 712 ईस्वी में पहले हुआ था, फिर जा कर के जब मोहम्मद गौरी यहाँ पर आ गया तो उसने यहाँ पर शासन अपना स्थापित कर लिया था। आगे इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे हम, कैसे भक्ति काल आया, कैसे जो है ये रीति काल आया, कैसे आधुनिक काल आया, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ जो टॉपिक पढ़ रहे हैं केवल वो हम हिंदी लैंग्वेज का विकास कैसे हुआ, हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें उसमें हुई, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ना, ये अपने अंदर एक बहुत सारे टॉपिक समा के रखता है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक टॉपिक मैंने आपके सामने ये कंप्लीट कर दिया शुरू का, लेकिन इस चैप्टर में एक एक टॉपिक अपने आप में महान है। अभी जब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा तो मैं आपको साथ साथ यह भी बताऊँगा कि किस पेपर में, कौन से पेपर में कौन सा वाला टॉपिक आया था। यदि मैं बात करूँ पिछले 2 सालों की या 3 सालों की, 2018 से लेकर के अभी 2021 तक,
तो जो मैंने आपको अभी तक ये पढ़ा दिया, इसमें से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन दोस्तों नहीं आया था का मतलब ये नहीं कि हमें नहीं पढ़ना है, हमें तो पढ़ना है। अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन आया था, क्या आया था, वो सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों हर पेपर में यह देखा जाता है कि कभी कभी एक तो कभी दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं। अब अगला जो टॉपिक मैंने आपके लिए इसी चैप्टर का रखा है वो है भाषा परिवार। तो दोस्तों भाषा परिवार का मतलब क्या है? दोस्तों जो भाषा परिवार लैंग्वेजेस का एक ग्रुप है, जैसे कोरोना परिवार है ना, कोरोना परिवार जो है एक वायरस है, ठीक है, तो उसकी भी एक फैमिली है। ठीक उसी प्रकार से भाषा की भी एक फैमिली है। तो भारत में जो भाषाएं हैं, भाषा फैमिली है, वो 4 भाषा परिवार हैं। कितने हैं? 4। अब आपको एग्जाम में कभी भी ये थोड़ा ना बोलेगा कि 4 के 4 लिखो, कभी नहीं बोलेगा। आपको कैसे चालाकी से पढ़ना, आपको पता होना चाहिए कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं। आप बोलोगे 4। इनमें से पहले एक का नाम क्या है? भारोपीय। दूसरे का नाम है द्रविड़। जैसे कहीं बार आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आता है ना, तो मैं 2-3 बार तो बोल ही देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती मतलब इंडो तिब्बत। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 हैं। अब आपको कभी एग्जाम में 4 लिख के तो देगा नहीं। हाँ, हो सकता है एग्जामिनर ऐसा कर ले कि भारोपी लिख दे, द्रविड़ लिख दे, ऑस्ट्रिक लिख दे, फिर चौथा कह देगा उपरोक्त सभी। तो वहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा क्वेश्चन गलत होना ही नहीं है। अब क्वेश्चन क्या गलत हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा परिवार कितने हैं। कहीं पता चला ना कि एग्ज़ाम के दिन तक जाते जाते सटियाए गए और भूल गए हम कि भाषा परिवार 3 थे कि 4 थे, और उस समय तुम गिनती करोगे ना, भारोपी द्रविड़, पता चला ऑस्ट्रिक को खा गए, भूल गए। क्यों? क्योंकि उस समय बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, रिवीजन नहीं होने की वजह से छात्र अक्सर भूल जाते हैं। तो आपको बस पता होना चाहिए कि 4 परिवार हैं। कितने परिवार हैं? 4। इनमें से जो पहला है दोस्तों भारोपी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारोपी का मतलब क्या है? भारत धन यूरोपीय। भारोपी, आप इसको इंडो यूरोपियन भी कह सकते हैं। तो कभी कभी आपको इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कि जो ये भारोपी परिवार है, यह सबसे बड़ा परिवार है और इसी परिवार का हिस्सा है हमारी हिंदी। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि हिंदी जो है किस भाषा परिवार का हिस्सा है। 2012-14 में ऐसा क्वेश्चन देखा गया है, तो आप बोलोगे भारोपी, और भारोपी की जगह ऑप्शन में इंडो यूरोपियन दे देगा, फिर तो भाई आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, भारोपी मतलब क्या? भारत धन यूरोपी, इंडो मतलब इंडिया, यूरोपी मतलब यूरोपियन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपी है, हिंदी इसी परिवार में से है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर बाकी देखिए मैंने टॉपिक रखा है, महात्मा बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में थे, महावीर स्वामी के उपदेश प्राकृत भाषा में थे। फिर मैंने आपके लिए एक चीज़ और लिखा है यहाँ पर, संदेश राशक। संदेश राशक जो है वो हिंदी के प्रारंभिक काल में यानी आदिकाल में लिखा हुआ एक ग्रंथ था, और वह किसने लिखा? अब्दुल रहमान ने लिखा था। कभी कभी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आदिकाल में संदेश राशक जो ग्रंथ था वो किसने लिखा, तो आप बोलेंगे अब्दुल रहमान ने लिखा, ठीक है। चलिए अगला है पदावली के लेखक कौन थे। तो पदावली के लेखक जो हैं दोस्तों विद्यापति थे, और विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिला। अब आप कहेंगे सर मैथिल कोकिला का मतलब क्या है, ये विद्यापति कहाँ से आ गए? तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मैथिल जो है एक लैंग्वेज है, मैथिली, ठीक है। मैथिली एक लैंग्वेज है जिसको कि भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें दर्जा मिला हुआ है मैथिली भाषा को। और आपको मैं यह भी बता दूं, आगे पढ़ाऊंगा भी इसके बारे में, कि पहले संविधान में मैथिली भाषा को दर्जा नहीं था, लेकिन जब हमारा जो है 71वां संविधान संशोधन होता है, सॉरी 91 नहीं, 71वां नहीं बल्कि 92वां संविधान, क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो 71वां संविधान संशोधन था उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को मिला था। लेकिन जब 92वां संविधान संशोधन हुआ 92, ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान में जब 92वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय जो है मैथिली, संथाली, डोगरा, बोडो इन भाषाओं को जो है शामिल कर दिया गया था 8वीं अनुसूची में। खैर आप चिंता मत कीजिए, आगे मैंने आपको ये पढ़ाना है, फिर भी मैं आपको बता दूं, हमारी 8वीं अनुसूची में पहले 14 ही भाषाएं थी, उसके बाद फिर सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन से,
फिर 71वां संविधान संशोधन आया, फिर 92वां संविधान संशोधन आया। तो इस तरीके से एक बार 3, एक बार 4 भाषाएं जुड़ी। तो मैथिली भाषा में अब आपके मन में आना चाहिए मैथिली भाषा कहाँ बोली जाती है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के बनारस क्षेत्र में और बिहार में बोली जाती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में संयुक्त रूप से बहुत ही प्यारी ये लैंग्वेज होती है। पूर्विया लोग बोलते हैं इसे, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। तो मैथिली में कुछ रचनाएं करी किसने? विद्यापति ने। तो विद्यापति की एक रचना थी पदावली। पदावली लिखा था विद्यापति ने और उसमें पद थे। तो वो जो पदावली लिखा गया वो मैथिली लैंग्वेज में लिखा गया और बड़ा ही फेमस रहा। इसलिए उसको जो है विद्यापति को मैथिल कोकिला कहा जाता है, जैसे स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप होने को ये क्वेश्चन आगे का था, चलिए यहाँ आ गया कि ब्रजबुली भाषा किसे कहते हैं। तो दोस्तों ब्रजबुली क्या होता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो ब्रज भाषा है, पश्चिमी हिंदी के तहत ब्रज भाषा, उसी ब्रज भाषा को बांग्ला भाषा में यानी पश्चिम बंगाल में या बांग्ला भाषा में ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 प्रकार के टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा इस चैप्टर में तो आप जो है काफ़ी हद तक पीछे रह जाएंगे। चलिए, मैं आशा उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपको जो मेरी ये क्लास है ये निश्चित ही अच्छी लगेगी और सुनने में भी अच्छी लगेगी, समझने में भी अच्छी लगेगी और आई होप आपको साफ साफ दिखाई भी देगा। आप जो है शब्दों को जहाँ पर नहीं पढ़ पाओगे, मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो आप जो है वहाँ पर मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को नोट कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, देखिए, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। तो यहाँ पर प्रश्न आपको बन सकता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति मूल शब्द सिंधु से हुई। मूल शब्द किससे हुई? सिंधु से। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, जिस हिसाब से आप थोड़ा समझिए, ये भारत का मैप है, ठीक है। अब मेरे से मैप इतना बढ़िया बनता नहीं है, सपोज माना ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऊपर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब चीज़ें हैं हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो आप लोग भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर इस तरीके से मस्तक बनाया हुआ है हमारा। तो यहाँ पर जो नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है, फिर वो पाकिस्तान की ओर बहती है। तो पाकिस्तान के ऊपर जो अन्य इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो ये देश, ये लोग क्या करते थे, इनके बीच में सिंधु नदी थी। तो हमारे जम्मू कश्मीर से इधर वाले पोर्शन को ये लोग जो है सिंधु कह के पुकारते थे। तो धीरे धीरे सिंधु शब्द से हिंदू शब्द बना, क्योंकि सिंधु में हिंदू रहता है, और हिंदू शब्द से जो है विकृत होकर के हिंदी बना। तो दोस्तों कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपको कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप कहेंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है सिंधु शब्द से। किससे? सिंधु से। सिंधी से नहीं बल्कि किससे? सिंधु से। और सिंध क्षेत्र आज भी जो है पाकिस्तान के अगल बगल का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के क्षेत्र का, और वहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है सिंधी, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी हिंदी भाषा है, भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदी जो शब्द है, यानी हो पर ई की मात्रा आधा न दी हिंदी, हिंदी जो शब्द है वह मूलतः किस भाषा का है? हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का, ठीक है। चलिए हिंदी जो शब्द है मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। जैसे दोस्तों मैं आपके सामने एक शब्द रखता हूँ, जैसे एक शब्द है पावक। क्या है? पावक। अब पावक शब्द दोस्तों अगर आप ध्यान से देखिए, पर्यायवाची शब्द है आग का, ठीक है। आग का पर्यायवाची अग्नि भी होता है, पावक भी होता है, अनल भी होता है। तो अग्नि, पावक, अनल ये तीनों तत्सम शब्द हैं, यानी संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हिंदी शब्द की, तो मैं केवल हिंदी शब्द की बात कर रहा हूँ। हिंदी शब्द हिंदी का नहीं है, बल्कि मूलतः किसका शब्द है? फारसी भाषा का। जैसे आप आगे पढ़ोगे मेरे साथ कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, चाकू किस भाषा का शब्द है, काजू किस भाषा का शब्द है, ऐसे बहुत सारे। तो हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी भाषा का, ठीक है। चलिए अब आगे अगले पड़ाव पे हम बढ़ते हैं। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। दोस्तों यदि आपने इस चैप्टर में
5 उपभाषाएं सीख ली मेरे साथ, तो समझ लीजिए कि आपने हिंदी के पहले चैप्टर में गंगा जमुना नहा लिया। और क्योंकि आप अब यहाँ पर से देखने वाले हो क्वेश्चनों की भरमार, ठीक है। तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं और जिन्हें 17 बोलियों में बांटा गया है। अब आप कहेंगे कि सर 5 उपभाषाएं 17 बोलियां हम कैसे याद करें? दोस्तों भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको याद कराएगा इधर पे, ठीक है। मैं आपको याद कराएगा और गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, पॉलिश लग जाएगी और भी बढ़िया हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे जैसे पॉलिश लगती है ना, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर हो जाती है बढ़िया, ऐसे आपके दिमाग में भी 2 लेयर बन जाएंगी। लेकिन यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मेरा दावा है कि आप जो है इसे भूल नहीं पाएंगे। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पर दिखाई देना चाहिए पूर्वी हिंदी, फिर देखिए बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। थोड़ा सा मैं इसको आपको अच्छे से दिखाता हूँ, इस तरीके से आप देखिए, ठीक है। ओके, ये देखिए पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सर आपने पूर्वी हिंदी के बाद बिहारी हिंदी क्यों लिखा, सीधे पश्चिमी हिंदी क्यों नहीं लिख रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो चीज़ें ऐसे आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ, तो पूर्वी हिंदी की बात करें, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। अब दोस्तों, अब आप कहेंगे कि सर इसके अंदर तो इतनी सारी बोलियां हैं, हमको कैसे याद होगा? मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए। केवल आपको इसमें से ये पहला वाला याद करना है, पूर्वी हिंदी, बस केवल पहला वाला याद करना है आपको। और पहले वाले को याद करने के लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। जैसे ABCD में सबसे पहले ए होता है ना, ऐसे ही पहले वाले को याद करने के लिए आपको याद करना है A, B और C। कैसे? देखिए दोस्तों, पहला है पूर्वी हिंदी, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता। अब पूर्वी हिंदी में क्या क्या मैंने लिखा है, देखिए अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब देखिए ABC हो गया कि नहीं हुआ? A फॉर अवधी, B फॉर बघेली, C फॉर छत्तीसगढ़ी। यानी आपको पहला तो याद करना पड़ेगा कि पूर्वी हिंदी के तहत कितनी बोलियां हैं, 3 बोलियां हैं, अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ABC। ये 3 आपको ये याद करना पड़ेगा, बाकी आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, चुटकी बजाते ही याद हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, पूर्वी हिंदी याद हो गया ना आपको, आपने याद कर लिया, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी ABC। अब थोड़ा सा आप इधर आइए बिहारी हिंदी में, इसलिए मैंने इसको क्रमशः लिखा। देखिए सभी लोग जानते हैं बिहारी मतलब बिहार के लोग, और दुनिया जानती है कि भोजपुरी कौन नहीं जानता भाई, बिहारी भाषा है, ठीक है। बिहारी बोलिए भोजपुरी, भाई तरह तरह के गाने हैं, लगाई लेवा, लिपस्टिक, हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट, दुनिया भर के, ठीक है। तो भोजपुरी को कौन भूल सकता है भाई? तो भोजपुरी तो आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मैथिली बता रखा है कि मैथिली लैंग्वेज जो है भोजपुरी के साथ में ही बोली जाने वाली एक लैंग्वेज है बिहार की, और कॉमन सेंस से है। अच्छा, आपको ऐसे भी याद नहीं होता है तो आपको ऐसे पता होना चाहिए, मैथिली जो लड़की है बहुत अच्छा गाना गाती है ना, तो मैथिली ठाकुर बिहार की हैं, और देखिए कितना सुंदर भजन गाती है वो, और ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। यानी इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे। और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये मगही जो आपको दिख रहा है, इसने सबको ना मगहर में डाल दिया था 2018 के पेपर में। 28 अक्टूबर 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मगही। लेकिन दोस्तों हम तो थे बड़ी चालाक, हमने अपने कोचिंग में पहले ही छात्रों को ये बोल दिया था कि इस बार मगही पूछा जाना है। और दोस्तों मेरे पास इसका प्रूफ भी है। 28 अक्टूबर 2018 को पेपर हुआ था, और मैंने 28 अक्टूबर के 2 दिन पहले 26 अक्टूबर 2018 को एक पेपर लिया था 100 मार्क्स का। उसमें मैंने हिंदी में ये क्वेश्चन टेस्ट में दिया था अपने छात्रों को 2 दिन पहले, और उसको मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी किया था। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कभी, ठीक है। तो अपलोड किया था, तो उसमें से हूबहू यह क्वेश्चन 1 दिन के बाद पूछा गया था, मगही। तो यहाँ पर मगही आपको याद करना पड़ेगा। अब मगही कैसे याद करोगे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मगही शब्द बना है मगहर से। तो कबीरदास जी जब मृत्यु उनको होने लग गई थी तो वो मगहर चले गए थे, क्योंकि कबीरदास जी के संबंध में यह कहा जाता था कि लोगों ने यह भ्रांति चला रखी थी
कि जो व्यक्ति काशी में मरता है उसे स्वर्ग मिलता है, जो मगहर में मरता है उसे नर्क मिलता है। तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं मरने के लिए मगहर जाना पसंद करूंगा। ठीक है, तो भोजपुरी मैथिली तो ऐसे याद हो गया, मग ही आप कबीरदास जी से याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं राजस्थानी। राजस्थानी में देखिए दोस्तों, कौन नहीं जानता जयपुरी। जयपुर राजस्थान में है, पिंक सिटी। अब वहाँ के राजस्थान के मारवाड़ी लोग होते हैं। फिर मेवात, मेवात राजस्थान में है। और मालवी, मालवी भी भाई राजस्थान का हिस्सा है। ये कॉमन सेंस है। जयपुरी तो आप आसानी से बता देंगे। लेकिन दोस्तों जयपुरी को जो है ढूंढाड़ी बोली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ी। आप यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ढूंढाड़ी बोली। जयपुरी को किस नाम से जाना जाता है? ढूंढाड़ी बोली के नाम से। ठीक है, अच्छा आगे चल के मैं आपको विस्तृत अध्ययन यहाँ पर कराऊंगा एक एक करके आगे। जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी भी कहा जाता है, मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी कहा जाता है, और मेवाती को कहा जाता है उत्तरी राजस्थानी, और मालवी जो लास्ट है उसको कहा जाता है दक्षिणी राजस्थानी। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो राजस्थानी में भी कोई डाउट नहीं है। अब सबसे सरल है पहाड़ी। भाई पहाड़ी हूँ भाई, ठीक है, तो पहाड़ी हूँ तो पहाड़ी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहाड़ी हिंदी में अगर हमारे सापेक्ष कुमाऊनी, गढ़वाली, हिमांचली। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल है। कुमाऊनी, गढ़वाली, हिमांचली, ये याद आपको करना ही नहीं है। अब आपको केवल याद क्या करना था? पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC। बिहारी हो गया याद, राजस्थानी याद हो गया, पहाड़ी हो गया। अब दोस्तों उसके बाद आपके पास जो भी बच गया वो आप कहाँ रख देंगे? सीधे सीधे पश्चिमी हिंदी में। तो पश्चिमी हिंदी में क्या क्या है दोस्तों? कौरवी, ठीक है, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, बुंदेली। क्या लिखना भूल गया? बुंदेली। आप नोट कर लीजिएगा जब भी नोट्स बनाओगे, बुंदेली। ठीक है, कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है, कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, जो ये कौरवी है, कौरवी जो है खड़ी बोली का ही एक दूसरा नाम है। ठीक है, किसने कहा था कौरवी खड़ी बोली को? आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि वह कौन सा इतिहासकार था, कौन सा महान व्यक्ति था जिसने खड़ी बोली को कौरवी कह करके पुकारा। मैं भी देखता हूँ आप लोगों के कितने लोगों के कमेंट आते हैं। तो ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ कि हिंदी की 5 जो उपभाषाएं थी वह भी हमने पढ़ ली। लेकिन अब पीसी पंत आपको देने जा रहा है हिंदी स्पेशल डोज। ठीक है, हिंदी स्पेशल डोज। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब मैं कुछ अलग नहीं पढ़ा तो फिर मेरी क्लास लेने का फ़ायदा ही क्या है। देखिए दोस्तों, हिंदी भाषी राज्य मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ। हाँ, एक बात और मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा पीछे ले जाता हूँ अभी। फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में दोस्तों एक पेपर में ये पूछा गया था बघेली, बघेली किस भाषा का जो है किस हिंदी का हिस्सा है। और एक पेपर में पूछा गया था दोस्तों, क्योंकि 2 सेट हुए थे, तो दूसरे सेट में पूछा गया था, मुझे याद है यहाँ से खड़ी बोली से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि खड़ी बोली हिंदी जो है किस उपभाषा के तहत है? तो पश्चिमी हिंदी के। तो जो भी बच गया वो पश्चिमी हिंदी के तहत हो गया। यानी आपको पूर्वी हिंदी याद करना है, बिहारी हिंदी याद नहीं करना है, राजस्थानी हिंदी याद नहीं करना है, पहाड़ी हिंदी तो ऐसे भी याद नहीं करना है। उसके बाद जो भी बच गया वो पश्चिमी हिंदी में हो गया। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से देखे गए हैं पिछले वर्ष से, तो हो सकता है इस बार फिर से यहाँ से क्वेश्चन आए। अभी मैं आपको इन सभी भाषाओं को डिटेल में भी आगे पढ़ाऊँगा। हाँ, तो हिंदी भाषी राज्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हुआ क्या था कि फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में इस एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन पहले पेपर में, पहली जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसमें पूछा गया, और 2 क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा गया था, मैं आपको याद दिलाता हूँ। यह पूछा गया था कि अंडमान निकोबार की जो है सरकारी कामकाज की भाषा क्या है। यानी अंडमान निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है उसकी राजभाषा क्या है, यह पूछा गया था। और दोस्तों वहाँ पर छात्र पूरे कंफ्यूज हो गए कि भाई अंडमान निकोबार जो समुद्र में है यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, या कौन सी भाषा सरकारी कामकाज में यूज होती है। तो लोग सोचे भैया हिंदी तो होगी नहीं, लेकिन सही आंसर था हिंदी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको डिटेल से यहाँ पर बता रहा हूँ। हिंदी भाषी राज्य जो हमारे राज्य हैं हमारे भारत में, वह कुल कितने हैं? 9। कितने हैं? 9। लेकिन 9+2 है दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों 2 तो हैं, 9 तो हैं राज्य और 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप 9 राज्यों को कैसे याद करेंगे। 2 केंद्र शासित प्रदेश बहुत सरल है दोस्तों, दिल्ली
और अंडमान निकोबार। और यही कारण है दोस्तों, एग्जामिनर ने जानबूझ के दिल्ली नहीं पूछा, क्योंकि दिल्ली तो कोई भी कॉमन सेंस लगा देगा। एग्जामिनर ने जानबूझ के पूछा अंडमान निकोबार। और दोस्तों आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा हो कि ये क्वेश्चन वहाँ आया था, तो आप ऐसा कीजिएगा, आप स्टडी फ्राई पे जा करके, या मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन का वो जो पेपर था उस पेपर का मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। हाँ, तो दिल्ली और अंडमान निकोबार तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ये 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ तक कि दोस्तों जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, वहाँ भी हिंदी भाषी राज्य वह नहीं है, मतलब सरकारी कामकाज जो है वह हिंदी में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ कि 9 राज्य कौन कौन से हैं। दोस्तों कैसे याद करोगे, देखिए सबसे पहले हम उत्तराखंड वाले लोग कहाँ थे, उत्तर प्रदेश में थे कि नहीं, यहाँ से याद करो। अब आपको पता होना चाहिए सन 2000 में 3 नए राज्य बने। कौन कौन बने, छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर को, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना और 15 नवंबर को झारखंड बना। तो देखिए यहाँ पर ऐसे याद करोगे, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना और उत्तराखंड के साथ साथ उसका भाई छत्तीसगढ़ भी बना था, झारखंड भी। अब याद करने की ट्रिक है, क्योंकि देखिए 3 राज्य एक साथ 2000 में बने हैं और उस सबसे पहले उत्तर प्रदेश था, तो 4 राज्य तो ये हो गए। बिहार आपको सभी को पता है, बिहार कैसे याद करोगे, हिंदी की उपभाषाओं में बिहारी हिंदी आया हुआ है, तो बिहार आपको ऐसे याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश देखिए दोस्तों, ये बघेली बोली के लिए जाना जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे। राजस्थान तो बड़ा ही फेमस है, और यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बता दूँ कि राजस्थानी जो भाषा है, जो राजस्थान में जो लैंग्वेज है वो हिंदी का ही प्रचलन पूरा होता है, पूरा बोला भी हिंदी जाती है। राजस्थानी की जो लोकल भाषा है उसको आज भी संविधान ने मान्यता नहीं दी है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हो सकता है एग्जामिनर आपके साथ माइंड गेम खेल ले, आपको कोई 4 ऑप्शन दे दे और उनमें से एक ऑप्शन ऐसा डाल दे जो कि जैसे पंजाब लिख दे, या फिर हो सकता है वो आपके लिए जो है आसाम लिख दे या जम्मू कश्मीर लिख दे इमोशनल करने के लिए, और बोलेगा कि किस राज्य में जो है हिंदी भाषा का कामकाज नहीं होता है, हिंदी भाषी राज्य नहीं है, तो जो इससे अलग होगा वो नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए अगला पीसी पंत का स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए है, और दोस्तों मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे, यदि पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पहली बार एमए हिंदी का शिक्षण कार्य चलाया गया था। तो दोस्तों ऐसा विश्वविद्यालय जो पहला विश्वविद्यालय था वह था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1921 में इसमें पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एमए हिंदी का शिक्षण कार्य चलाया गया था। और यदि मैं बात करूं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कि इसको किसने बनाया, तो दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया 1916 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने 1921 में एमए जो है हिंदी विषय से शिक्षण कार्य शुरू किया था। और उस शिक्षण कार्य में एमए हिंदी का जो प्रभार दिया गया था बाबू श्याम सुंदर दास को दिया गया था, वो अध्यक्ष थे उसके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो है वो वर्धा महाराष्ट्र में है। इसका नाम महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय भी रखा गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1997 में यह बना था। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों नया क्वेश्चन है आपके लिए, और मैंने हिंदी की 3-3, 4-4 किताबें पढ़ने के बाद आपके लिए नोट्स बनाए हैं। तो हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? तो आप कहेंगे धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा था 1933 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कब बनी थी? तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों 1936 में, वर्धा। अब आप कहेंगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? 36 है, 1936 से। दोस्तों राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का हिंदी भाषा में बहुत बड़ा योगदान है। इसी समिति की वजह से पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार भारत के राज्यों को कुल 3 भागों में बांटा गया था। एक नया क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। देखिए एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर, इसको अभी आप नोट मत करना, आप पहले एक और टॉपिक नोट करना कि राजभाषा अधिनियम कब आया। तो दोस्तों पहला राजभाषा अधिनियम, पहला भारत में पहला राजभाषा अधिनियम आया था 1963 में। मैंने आगे का क्लास में लिखा है, मैं आपको नोट कराऊंगा। 1963 में पहला राजभाषा अधिनियम आया।
और दोस्तों यही क्वेश्चन आपके जो है हाई कोर्ट क्लर्क के पेपर में 1 दिसंबर 2019 के पेपर में पूछा गया था। लेकिन दोस्तों जब 1963 में जब वो आया तो 67 में उसमें फिर संशोधन हो गया। फिर 1976 में फिर से एक दूसरा राजभाषा अधिनियम आया। तो दोस्तों जब ये अधिनियम आता है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कितने भागों में बांटा गया था राज्यों को। दोस्तों 3 भागों में बांटा गया था, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग। क वर्ग में उन राज्यों को रखा गया था जो हिंदी भाषी राज्य थे, जो मैंने अभी 9 राज्य आपको बताए। ख वर्ग में जो हिंदी भाषा बोलने वाले नहीं थे, आभासी राज्य, उनको रखा गया। और ग में रखा गया केंद्र शासित प्रदेशों को। और दोस्तों उसके बाद एक टॉपिक मैंने आपके लिए विशेष और लिखा है जो आपकी बुक से हट के है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देवनागरी लिपि सुधार समिति कब बनाई गई? तो आंसर सही होगा दोस्तों 1947। और आपको पता होना चाहिए देवनागरी लिपि से अक्सर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं दोस्तों ये 3-4 टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कराए। चलिए आज पहली क्लास है तो आप लोगों को ज़्यादा थकान भी महसूस नहीं करानी है। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा और आपका जो है फीडबैक अच्छा आएगा तो ये मॉर्निंग में आज के दिन की पहली क्लास है। मैं इवनिंग में अगली क्लास इससे आगे की आपके सामने लेकर आऊँगा जिससे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करूँगा। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, बने रहिए। और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़ेगा। आपके लिए बढ़िया चीज़ें, बढ़िया कंटेंट लेकर के आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।